हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 17 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये पराली संबंधी न्यूज़ है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए खतरा होता है। एक पराली को जलाया जाता है यहाँ पे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को यहाँ पे नियुक्त कर दिया है इसकी निगरानी के लिए। तो ये सारी की सारी अभी प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको साथ मिलकर काम करने के लिए बोल दिया है। तो ये पराली जो जलाई जाती है मोस्टली यूपी, हरियाणा, पंजाब में जलाई जाती है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। और दिल्ली NCR वाला एरिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इस चीज़ को लेकर के। तो ये इस प्रकार से जलाई जाती है। ये यहाँ पे इसकी न्यूज़ कवर की गई है इसको जलाने को लेकर के। तो यहाँ पे अब कार्रवाई की जाएगी, सख्त रवैया अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए। तो ये देखिए इस प्रकार से जलाई जाती है। ये पराली क्या होता है, ये रेसिडुअल होता है। ये जैसे कि आपने कोई फसल उगाई, सपोज पैडी की आप जब फसल उगाते हो, फसल उगाने के बाद जब उसे काट देते हो तो उसका निचला जो हिस्सा होता है, ये वाला इस प्रकार का जो हिस्सा होता है, इसको जलाते हैं किसान लोग। क्यों जलाते हैं? क्योंकि अगर इसको ये छोड़ देते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्माइट्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, और जब नेक्स्ट फसल के लिए ये लोग क्रॉप लगाएंगे तो उस पर अटैक कर देती है। वो जो पैरासाइट्स हैं, जो टर्माइट्स हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं, तो उनकी फसल को नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको जलाते हैं ये लोग, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऑल्टरनेट दिए भी गए हैं। तो इसलिए सख्त रवैया अपना रही है सुप्रीम कोर्ट की, इस प्रकार से आप पराली को नहीं जलाओगे, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। दिल्ली NCR वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है पराली को लेकर के। तो आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए कि पराली प्रदूषण संबंध किन राज्यों से है और क्या काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया इसके लिए अपनाए हुए, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ की कवर की गई है। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये मोदी जी अपना एक यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र दोबारा तय होगी। ये बात की जा रही है यहाँ पे कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है उसको दोबारा तय करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा समय बदल गया है। तो इसको भी लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तो लड़कियों की न्यूनतम उम्र दोबारा तय होगी, ये बात कह रहे हैं ये अपने संबोधन में। और इस चीज़ पर इसको लेकर अब चर्चा चल रही है। हो सकता है कि इसकी जो उम्र है उसको 21 वर्ष कर दिया जाए लड़कियों की उम्र को, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम इससे संबंधी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट है एक 1891 का, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। BM मालावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है इसके संबंध में। BM मालावरी एक समाज सुधारक थे, पारसी समाज सुधारक थे। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आए थे 1891 में। इसमें क्या था कि 12 वर्ष से कम उम्र की शादी, जो 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की है उसकी शादी नहीं होगी, उस पर एक प्रकार से रोक टाइप उन्होंने लगा दी थी। तो ये एज, उसमें कंसेंट मतलब कि अपनी सहमति देना उसके लिए, जो चीज़ें होती हैं इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे एक आया था, तो आपको पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, BM मालावरी के द्वारा लाया गया था। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होगी। इस एक्ट का विरोध किया था तिलक जी ने, जो अपने तिलक हैं महाराष्ट्र से संबंधी। तो तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। ये भी थोड़ा सा एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके बाद एक और फिर आता है एक्ट 1929 में, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट को लेकर आने वाले होते हैं हरविलास शारदा। ये एक आर्य समाजी नेता होते हैं अजमेर के अंदर। तो हरविलास शारदा जी 1929 में चाइल्ड मैरिज एक्ट को रोकने के लिए शारदा एक्ट को लेकर के आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अजमेर से संबंध है हरविलास शारदा जी का, और ये एक आर्य समाजी नेता हैं। 1978 में, वर्ष 1978 में न्यूनतम लीगल उम्र कर दी जाती है 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की शादी के लिए। तो ये फिर इसमें नए डेवलपमेंट होते हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं। आज वर्तमान में भी लड़की की जो उम्र है 18 वर्ष है और लड़के की 21 वर्ष है। यदि ये हैं तो उनको बालिग बोला जाता है और ये शादी कर सकते हैं। उससे बिलो यदि होते हैं तो फिर वो एक क्राइम है। अब चर्चा ये चल रही है कि इस उम्र को बढ़ा करके क्यों ना 21 वर्ष कर दिया जाए। ये सारी चर्चा चल रही है। तो उस पर आने वाले समय में देखेंगे हम कि क्या होता है, क्या विधेयक आता है, क्या एक्ट बनता है इसको लेकर के। तो ये सारा का सारा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें चली हैं। शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। न्यूनतम लीगल उम्र 1978 में इसके ये की गई थी, ये पता होना चाहिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं आगे। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पृथ्वी 2 मिसाइल। ये नाम आप याद रखिएगा, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है बालासोर तट उड़ीसा में। तो बालासोर तट आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और पृथ्वी 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मार जो है वो 250 किलोमीटर तक की मार कर सकती है ये मिसाइल। तो मैच करने के लिए आ जाता है, आपको दे देंगे पृथ्वी 2 मिसाइल और इसकी मारक क्षमता दे देंगे आपको। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 250 किलोमीटर, आप याद रखिएगा थोड़ा
पृथ्वी 2 का मतलब है 250 किलोमीटर। यदि पृथ्वी 5 की बात कर देगा तो कहीं ना कहीं ये 1000 से ऊपर इसका चला जाता है, जो इसकी रेंज होती है। तो आप ये इसकी मारक क्षमता जरूर याद रखिएगा, एक आइडिया रखिएगा कि क्या है। तो पृथ्वी 2 यानी कि 250 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई इसको लेकर के। देखते हैं आगे। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डीआरडीओ, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एयर बबल, नाम याद रखिएगा, एयर बबल। ये क्या है? ये एक कार्यक्रम चालू किया है एयर बबल। इसके तहत क्या होता है, 2 देशों के बीच अस्थायी तौर पर इंटरनेशनल उड़ानों को संचालन किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, प्रोग्राम का नाम है एयर बबल। तो क्यों लाया गया है? कोविड-19 के कारण सारी की सारी इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी जो बंद हो गई थी, तो इसके तहत गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है 17 देशों की यात्रा की ये बात की जा रही है इसमें। तो एयर बबल एक प्रोग्राम है जिसके तहत समझौते किए गए हैं, अस्थायी तौर पर इंटरनेशनल उड़ानों को संचालन किया जाएगा इसके तहत। इसको बोलते हैं एयर बबल। इसके अलावा एक और मिशन है जो कि फ्लाइट से संबंधी है, उसका नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है कि वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फ्लाइट्स कोविड-19 के दौरान चलाई गई हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत चलाई गई हैं। जैसे कि दुबई से लोगों को लाया गया है, कई सारे देशों से लोगों को भारत में लाया गया है, उसके लिए मिशन चलाया गया था वंदे भारत मिशन। तो याद रखिएगा वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है, राइट। आपने देखा होगा केरल के अंदर अभी एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था, कई सारे लोग मर गए थे वहाँ पे। तो वो फ्लाइट भी वंदे भारत मिशन के तहत लाई गई थी दुबई से। तो इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा, ये नाम वंदे भारत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा सकता है इसके बारे में। तो एयर बबल और वंदे भारत दोनों आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे बात की जा रही है कि जमीन पर जेडीए की कुंडली से वन्यजीवों का भविष्य भी काला, ये बताया गया है। तो ये कृष्ण मृग की बात, चिंकारा की ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसको लेकर के क्या बात है कि गुड़ा विश्नोईयान जोधपुर जिला के अंदर स्थित है। ये कंजर्वेशन रिजर्व है, इंपॉर्टेंट चीज ये इसकी याद रखिएगा आप। गुड़ा विश्नोईयान ये कंजर्वेशन रिजर्व है और जोधपुर जिला के अंदर स्थित है, सबसे पहली बात। अब मैटर क्या चल रहा है इसमें, लेकिन ये जो एरिया है गुड़ा विश्नोईयान, ये जेडीए के कंट्रोल में एरिया है ये। तो बात ये चल रही है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आना चाहिए ताकि इसका अच्छे से कंजर्वेशन किया जा सके, इस एरिया का, इसमें जीव जंतु जो उनका अच्छे से कंजर्वेशन किया जा सके। इनके भविष्य पे एक संकट अभी नजर आ रहा है क्योंकि जेडीए के नियंत्रण में सारी की सारी चीज़ें। और आपको पता है जेडीए डेवलपमेंट का काम करता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, उनको डेवलपमेंट का काम करता है वहाँ पे। तो जो इनके डेवलपमेंट का काम करता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। तो ये बात चल रही है कि कंजर्वेशन का जो एरिया है वो कंट्रोल में आना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ये सारा चर्चा चल रही है। तो आप नाम याद रखिए, गुड़ा विश्नोईयान जोधपुर जिला में है, कंजर्वेशन रिजर्व है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, राइट। देखते हैं आगे। ये आप देखिए गुड़ा विश्नोईयान यहाँ पर है, ये जो मैं आपको बताया था कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर के अंदर स्थित है। अब आप ये देखिए, ये रिवर है लूनी रिवर। लूनी रिवर वेस्टर्न राजस्थान में बहने वाली इंपॉर्टेंट एक रिवर है। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि लूनी रिवर किस जिले से निकलती है, ये मेरे को आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं गुड़ा विश्नोईयान यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व है, लूनी रिवर यहाँ से बह रही है, इसका मतलब जोधपुर जिले में लूनी रिवर बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आगे। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये भी पर्यावरण संबंधी एक न्यूज़ है, वाइल्ड लाइफ पर्यावरण संबंधी न्यूज़ है। तो खेतोलाई जो एरिया है वो लाठी क्षेत्र है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पे ये बात की जा रही है। तो खेतोलाई तालाब है, यहाँ पर स्पूनबिल एक स्पीसीज होती है बर्ड की, तो यहाँ पे स्पूनबिल पहुँच गए हैं। अब लाठी क्षेत्र जैसलमेर के अंदर है, मेरे को आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, लाठी क्षेत्र क्यों फेमस है जैसलमेर के अंदर। ये ज्योग्राफी में इससे प्रश्न पूछा जाता है, लाठी क्षेत्र ज्योग्राफी के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए लाठी क्षेत्र क्यों फेमस है जैसलमेर के अंदर, स्पेशली ज्योग्राफी को लेकर के। देखते हैं आगे। पेज नंबर 5 इस पे बात की जा रही है स्क्रफ टाइफस, बहुत ही तगड़ी बीमारी है राजस्थान के अंदर, काफ़ी 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा रही है स्क्रफ टाइफस का प्रकोप जो है राजस्थान में। तो क्या होता है स्क्रफ टाइफस, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्क्रफ टाइफस एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो बीमारी है ये होती है बैक्टीरिया से। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया नाम याद रखिएगा, ओरेंशिया तुत्सुगामुशी। ओरेंशिया तुत्सुगामुशी इस बैक्टीरिया का नाम है, ये आप नाम याद रखिएगा। बैक्टीरिया से बीमारी हो रही है। ये जो बीमारी है पिस्सियों के काटने से होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। तो स्क्रफ टाइफस बीमारी होती है पिस्सियों के काटने से, और बैक्टीरिया से बीमारी होती है। बैक्टीरिया का नाम ये है आपके सामने, ओरेंशिया तुत्सुगामुशी। इसके लक्षण क्या है कि ये बीमारी होती है तो फीवर और सर दर्द होता है, मतलब हेडेक होता है दिमाग में और फीवर आएगा आपको, तो उसको होगा स्क्रफ टाइफस के लक्षण है ये।
अब इसमें होता क्या है, इसमें डेंगू की तरह प्लेटलेट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, तो आपको पता है कि उसके लिए खून की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू की तरह इस बीमारी के अंदर। तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ कवर की गई, झालावाड़ जिले से संबंधित न्यूज़ है ये। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये यहाँ पे बात की जा रही है सीसीआई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी रडार पर देश की कई टायर कंपनियां आ गई हैं। तो मैं आपको बता दूं सीसीआई, इसका काम क्या होता है कि भारत के अंदर कंपटीशन एक हेल्दी लेवल पे बना रहे, वो काम करती है सीसीआई। ऐसा ना हो कि कोई पेन 10 रुपये की कीमत का है, एवरेज उसकी प्राइस 10 रुपये की कीमत है, और कोई पर्सन कोई कंपनी उसको महज 3 रुपये में सेल कर रही है, तो वहाँ पे कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिव होगा, उसे पेनल्टी लगाएगा कि आप कैसे बेच रहे हो, आप मार्केट खराब कर रहे हो इस तरीके से। तो ये सारा काम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है कि नहीं देश के अंदर, ये सारा का सारा काम होता है इस कमीशन का। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, गठन इसका 2003 में किया गया था। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है किसी एक्ट के तहत बनाया गया है। तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, इसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया, उसके तहत इस सीसीआई का गठन किया गया 2003 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, फुकुशिमा दाइची डिजास्टर हुआ था। तो फुकुशिमा दाइची संयंत्र जापान के अंदर है, तो यहाँ पे डिजास्टर हुआ था, बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 2011 में। तो उससे संबंधी ये एक न्यूज़ आई है, तो आपको पता होना चाहिए फुकुशिमा दाइची संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये पूछा सकता है। जापान के अंदर है, और ये घटना 2011 में हुई थी। तो अब क्या है कि उस समय जो घटना हुई थी, तो उसका दूषित पानी है, उसको लेकर के चर्चाएं ये चल रही हैं कि उसके निपटान को लेकर के अभी कोई रूल्स नहीं बने हैं, कोई नियम नहीं बने हैं, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो उसको निपटान को लेकर के उसका जो दूषित पानी उसको समुद्र में छोड़ा जाएगा, इस प्रकार की बातें चल रही है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ इसकी कवर की गई, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए यहाँ पे फुकुशिमा दाइची संयंत्र के बारे में। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये जल यानी पानी से संबंधित न्यूज़ है। आपको पता है स्वच्छ पेयजल सभी को मिलना चाहिए, सरकार का भी मिशन है कि सबको हेल्दी वाटर मिलना चाहिए। तो फ्लोराइड की एक बड़ी ही समस्या है पानी को लेकर के। तो यहाँ पर अभी फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए CSI गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने एक डेवलपमेंट किया है, हाई फ्लो रेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल तकनीक। ये एक तकनीक लेकर के आए हैं, हाई फ्लो रेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से ये फ्लोराइड की समस्या का निपटान करेंगे। तो यहाँ पर ये तकनीक इन्होंने विकसित की है CSIR ने। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्लोराइड की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कई सारे स्टेट्स में, राजस्थान भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपको पता है राजस्थान में एक एरिया है फ्लोराइड सबसे ज़्यादा मिलता है, उसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। तो अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कुबड़ पट्टी किन जिलों के अंदर, किन जिलों के बीच में आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कुबड़ पट्टी के बारे में। तो ये फ्लोराइड से संबंधित न्यूज़ है, यहाँ पे देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारत में लिसिप्रिया कंगुजम, नाम है आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है बताता हूँ। लिसिप्रिया कंगुजम जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है भारत के अंदर, इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। भारत में मणिपुर राज्य से इनका संबंध है लिसिप्रिया कंगुजम का। ये एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है, यहाँ पर ये देखिए दिल्ली में अपनी आवाज़ बुलंद करे हुए हैं। तो इनसे ही संबंधित अभी महज 9 वर्ष की इनकी उम्र है। एक और पर्यावरण कार्यकर्ता है इंटरनेशनल लेवल पे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, स्वीडन की निवासी हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं पिछले 1-1.5 वर्ष में वो। तो उनका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उनका नाम क्या है। सेम इन्हीं की तरह है, वो बहुत ही यंग है वो भी, और ये अपनी भारत की हैं। आप एक प्रकार से मतलब उनको उन्हीं के जैसी एक पर्सनैलिटी है भारत में जी। तो उनका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और लिसिप्रिया कंगुजम आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एक बार जो मैं बता रहा हूँ मणिपुर, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मणिपुर है, इसके ऊपर नागालैंड है, फिर यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इंडिया का, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ की बात चल रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और इसके नीचे आता है फिर मिजोरम। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। तो अब आप ये देख सकते हैं म्यांमार जो एक देश है, म्यांमार यानी कि बर्मा भी बोलते थे हम इससे पहले। तो इससे शेयर करने वाले 4 राज्य भारत के कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों राज्य, इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये राज्य ऐसे हैं कि इनके बारे में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है इन राज्यों को लेकर के। तो आप देख लीजिएगा एक बार ये चारों के चारों किस प्रकार से नॉर्थ से साउथ आप याद रखिएगा किस प्रकार से ऊपर से नीचे चल रहे हैं ये राज्य। तो आई होप कि मैप के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छी लगती है। यदि आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो आप मेरे को एक डाउन
थंब बता दें वहाँ पे। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं मतलब वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, राइट। और यदि आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।